अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोलाइट हमने शुरू की हुए हैं। सोडियम और पोटाशियम हो गए हैं, तो आज हमने कैल्शियम पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि मिनरल्स अगर चार्ज फॉर्म में हो जाए, जैसे कि अम्ब्रेला को आप देखें, छतरी जो होती है, तो कोई भी एज अ होल मॉलिक्यूल जिस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एन आयंस, एक होते हैं कैट आयंस, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरा बेस ये है कि या एंट्री सेलुलर है कि एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कहें कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैट आयंस जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैट आयंस मीन कि सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज वो सोडियम है, तो सेल के अंदर सोडियम बिल्कुल है ही नहीं, ऐसे नहीं है। सोडियम जो है वो सेल के अंदर भी होगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी। सेम इसी तरह अगर आप इंट्रासेलुलर की बात करें, इंट्रासेलुलर कैट आयंस की बात करें, तो वहाँ पर पोटाशियम आता है। और पोटाशियम का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि पोटाशियम एक्स्ट्रासेलुलर में नहीं पाया जाता। एक्स्ट्रासेलुलर भी पोटाशियम होगा, लेकिन क्वांटिटी जो है इसकी मिकदार कम होगी एज़ कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर अगर आप बात करें। आज जो हमने पढ़ना है तो हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ना है। अब इसमें मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा बोन्स और टीथ्स में पाया जाता है, दांतों में और हड्डियों में। इसके अलावा कैल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है, आप पैथोलॉजिकल कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल तो नहीं है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि कुछ टिश्यूज़ बॉडी के ऐसे होते हैं कि वहाँ पर कैल्शियम एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, वो एबनॉर्मली होता है और इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अब कैल्शियम जो है ज़्यादातर बोन्स और टीथ में पाया जाता है, लेकिन सीरम में भी पाया जाता है। सीरम मीन ब्लड में भी पाया जाता है। जब भी बात होगी तो दो चीज़ों को ही होगी, एक हम बात करेंगे टिश्यूज़ लेवल पर, एक हम बात मतलब के पेरिफेरी, और एक हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ब्लड, क्योंकि ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक हम बात करेंगे सीरम जो कि हम ब्लड की बात करते हैं, और एक हम बात करेंगे पेरिफेरल की, मतलब कि जो टिश्यूज़ हैं, बाकी टिश्यूज़ हैं। अब मिसाल के तौर पर ले, बोन्स जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। अब अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाती है तो बोन्स क्या करते हैं कि अपने रिजॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं और कैल्शियम लॉस स्टार्ट करते हैं, और वो कैल्शियम बोन से आके ब्लड में आ जाता है। सेम इसी तरह जब ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाता है तो ब्लड से कैल्शियम जाता है बोन्स की तरफ और वहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। ये कैल्शियम की एक रेगुलेशन है। तो कैल्शियम बोन्स और टीथ में ज़्यादा पाया जाता है, जबकि सीरम में भी पाया जाता है। अब सीरम में दो तरह के कैल्शियम होते हैं, एक होता है टोटल कैल्शियम जिसको सीरम कैल्शियम कहते हैं, और एक होता है आयोनाइज्ड कैल्शियम। अब यहाँ पर देखिए दो तरह के टेस्ट होते हैं। जब आप किसी भी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाते हैं डायग्नोज, तो वहाँ पर आपको एक सीरम कैल्शियम होता है जो टोटल आपका सीरम कैल्शियम होता है 8.5 से लेकर 10.5 तक, बाज़ बुक्स में 8 to 10 मिलीग्राम पर डिसीलीटर आ रहा है। तो ये आपका टोटल कैल्शियम है। अब इस टोटल कैल्शियम में 41% जो है, 41% वो प्रोटीन के साथ बाइंड है। 9% जो है वो साल्ट्स वगैरह बना रहा है। बाकी जो 50% है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। अब ट्रेडिशनली एक बात ऐसी आ रही है जो कि ठीक भी है अब इंटरवेंशन के लिए कुछ हद तक, कि अगर आपके पास टोटल कैल्शियम एज़ कम्पेयर्ड, मतलब कि हाफ आए, टोटल कैल्शियम जो है वो डबल हो आयोनाइज्ड के, या आयोनाइज्ड कैल्शियम जो है वो हाफ हो टोटल कैल्शियम के, तो ठीक। अगर ऐसे नहीं है तो कहीं पर फिर मसला है, या तो टोटल कैल्शियम डिक्रीज़ हो रहे हैं, या फिर बाइंडेड जो प्रोटीन के साथ एल्ब्यूमिन के साथ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो अगर आपके पास 10 आते हैं टोटल तो आयोनाइज्ड 5 आ जाते हैं। ये तो खैर एक सिंपली सी बात है।
तो अब वापस आ जाते हैं कि क्या है, कैल्शियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि बोन्स और टीथ में पाया जाता है। 1% जो है वो सीरम में पाया जाता है। फिर सीरम में दो तरह के होते हैं, एक टोटल कैल्शियम होता है और एक जो है वो आयनाइज्ड कैल्शियम होता है। टोटल कैल्शियम, आयनाइज्ड कैल्शियम फिर हाफ होता है टोटल कैल्शियम के। कैल्शियम का जो रिलेशन है वो फास्फोरस के साथ है। फास्फोरस और कैल्शियम आपस में इन्वर्सली रिलेशन में है। जब फास्फोरस इंक्रीज़ होते हैं तो कैल्शियम को डिक्रीज़ करते हैं, जब कैल्शियम इंक्रीज़ होते हैं तो फास्फोरस को डिक्रीज़ करते हैं। इसी तरफ सिर्फ ये दोनों ऐसे डायरेक्टली नहीं है, जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम के रेगुलेशन के लिए वो फॉस्फेट को भी रेगुलेट करते हैं, तो इस वजह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। अब इसके बाद है कैल्शियम के फंक्शन के बारे में। थर्ड सेमेस्टर में फिर आप पढ़ेंगे जनरल पैथोलॉजी में। तो जनरल पैथोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि कैल्शियम कैसे सेल डेथ कॉज करता है। अब फिजियोलॉजी में भी आप पढ़ चुके होंगे कि सेल डेथ जो है वो दो तरह के होते हैं, एक एपोप्टोसिस होते हैं जो कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है, एक नेक्रोसिस होता है जिसको सेल मर्डर कहते हैं, जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है। जब भी कैल्शियम जो है ये अगर इसकी सेल में ये एकमुलेट हो जाए, सेल में इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए, तो सेल क्या करते हैं फिर सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, एक्सोसाइटोसिस इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इन सारे कंडीशन में फिर क्या हो जाता है, सेल डेथ कॉज होता है। तो कैल्शियम क्या करता है, सेल की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन रखता है। इसके अलावा अगर आप हार्ट की बात करें तो हार्ट जिस तरह न्यूरोमस्कुलर है, एक्शन पोटेंशियल जो ब्रेन का है वो सोडियम और पोटाशियम पर डिपेंडेंट है, जबकि हार्ट जो है वो कैल्शियम और पोटाशियम पर डिपेंडेंट है। सोडियम पर भी है लेकिन कैल्शियम और पोटाशियम पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसका एक्शन पोटेंशियल जो है वो कैल्शियम की वजह से डिपोलराइजेशन होती है। अब कैल्शियम हार्ट को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा अगर आप देखें स्ट्रक्चर टेटनस को देखें या कुछ ऐसे फिट्स जो आते हैं, झटके जिसको हम कहते हैं, सीजर्स, वहाँ पर भी कैल्शियम का रोल होता है। कभी कभार इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, स्पाज़म आ जाता है, ये भी जो है कैल्शियम की वजह से है। तो कैल्शियम क्या करता है, हार्ट का फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर, सेल परमिएबिलिटी, एक्शन पोटेंशियल, इम्पल्स ट्रांसमिशन, इन सारे में क्या करता है, रोल है कैल्शियम का। तो अगर कैल्शियम डिस्टर्ब होगा, कैल्शियम का लेवल, तो ये सारे फंक्शन भी डिस्टर्ब होंगे। इसके अलावा आप लोगों ने क्लॉटिंग पढ़ी होगी कि ब्लड जब हम प्रिक होती है हमारे बॉडी में तो उसके बाद वेसल्स कैसे वो पंक्चर, वो लीक जो है वो बंद कर देते हैं। तो अगर आप वो क्लॉटिंग की कैस्केड आप लोगों ने अभी पढ़ी तो नहीं होगी, सेकेंड सेमेस्टर में आप ब्लड फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो जब प्रिक होते हैं हमारी बॉडी में तो उस लीकेज को, जो वेसल्स को हमने डैमेज किया हुआ है, वहाँ से लीक हुआ है, पंक्चर हुआ है, उसको वहाँ पर फिर से रिट्रैक्शन कैसे होती है, वो वहाँ पर फिर से ब्लॉक कैसे होता है, वो जो होल बना हुआ है, तो उसके लिए भी कैल्शियम जो है वो वहाँ पर रोल है उसका। जितनी भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं तो कैल्शियम भी क्लॉटिंग फैक्टर 4 में आता है, तो कैल्शियम इंट्रिंसिक पाथवे में यूज़ होता है। ये कैल्शियम के फंक्शन थे। अब कैल्शियम दो तरह के होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है कि जो एडल्ट्स होंगे वो 1800 मिलीग्राम पर डे से लेकर 1200 टू 1300 मिलीग्राम पर डे ज़रूरी है किसी एडल्ट के लिए। और अगर इसमें प्रेग्नेंट वोमेन है या लैक्टेटिंग वोमेन है तो वो भी 1300 तक और रिकमेंडेड डेली अलाउंस है कि डेली इतनी डाइट में लेनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइट है कैल्शियम कैसे कम होते हैं, तो इफ़ेक्ट होते हैं कैल्शियम के लेवल के। अगर आप कैल्शियम लेते नहीं हैं डाइट में, या फिर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, या कैल्शियम का लॉस कहाँ से शुरू हुआ है, या एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हुई है, तो इस वजह से फिर क्या होगा, कैल्शियम कम होंगे बॉडी में।
डेयरी प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन कैल्शियम रिच फूड्स। अब दूध हो गए, सही है, बटर हो गया, चीज़ हो गए, योगर्ट, तो इन सब में जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट है तो डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। अब आते हैं रेगुलेशन की तरफ। बॉडी में दो किस्म के हार्मोन्स हैं, मतलब पूरी बॉडी में नहीं, दो किस्म के हार्मोन्स है बॉडी में जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। एक पैराथायरॉयड ग्लैंड है, एक थायरॉयड ग्लैंड है। थायरॉयड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन रिलीज़ होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है, पीटीएच। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, वो पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है कैल्शियम के लेवल पर, कि वो कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है। कहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड में इंक्रीज़ करते हैं। जब भी ब्लड में हमारे पास कैल्शियम कम होगा, इस कंडीशन इस कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। जब बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होगी तो फिर क्या होगा कि अब कैल्शियम कहाँ पर स्टोर है, टीथ में और बोन्स में, तो बोन्स से रीजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, बोन से डिटैच होना कैल्शियम का स्टार्ट हो जाएगा, और यही कैल्शियम आके बोन ब्लड में एक्यूमुलेट होंगे, और ब्लड में जो है कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। ये काम किसका है, पैराथायरॉयड हार्मोन का है। लेकिन इसी वक्त फॉस्फोरस जो है उसका एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज़ करते हैं फॉस्फोरस कैल्शियम को, जबकि डिक्रीज़ करते हैं फॉस्फोरस को। तो जब भी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होगा। सेम इसी तरह जब बॉडी में हाइपर कैल्सीमिक कंडीशन आएगा कि बॉडी में जो है कैल्शियम ज़्यादा है ब्लड में, तो फिर कैल्सिटोनिन रिलीज़ होगा जो कि कैल्शियम की एक्सक्रेशन को इंक्रीज़ करता है, रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करता है किडनी से, और जीआईटी से एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देता है, और ब्लड से कैल्शियम को लेकर बोन्स पर लेकर जाते हैं, बोन्स पर उसकी एकमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काम किसके, कैल्सिटोनिन का है। और कैल्सिटोनिन क्या करते हैं, फॉस्फेट की भी रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करता है। तो जब फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी तो कैल्शियम की डिक्रीज़ होगी, जब फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन जीआईटी से इंक्रीज़ होगी तो कैल्शियम की डिक्रीज़ होगी। ये दोनों क्या है, आपस में ऑपोजिट रिलेशन, इन्वर्सली रिलेशन है इन दोनों का। अब ये देखें, जब भी ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ब्लड भी आता है, सीरम आता है, तो सीरम में जब कम होंगे तो यहाँ से आएंगे, बोन्स यहाँ पर आएंगे, किडनी से रीअब्जॉर्ब होंगे, यहाँ पर आएंगे, डाइट में आपको सप्लीमेंट्स लेने होंगे। ये सारा काम किसका, पैराथायरॉयड हार्मोन का है। अगर आप इसके इन्वर्सली जाएं, अगर यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर कैल्सिटोनिन रिलीज़ होता है। कैल्सिटोनिन क्या करते हैं, फिर यहाँ से लेके बोन्स को देता है, जीआईटी से जो है वो जीआईटी से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, किडनी से रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, एक्सक्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सारे काम रेगुलेशन है, एंडोक्राइनोलॉजी है कैल्शियम की। हाइपोकैल्सीमिक कौन सी कंडीशन है, जब टोटल कैल्शियम 7.9 से कम हो या आयनाइज्ड कैल्शियम 3.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, तो इस कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। अब हो सकता है क्यों है, आप डाइट नहीं ले रहे हैं, इनफ कैल्शियम जो है डाइट में नहीं है, या फिर लॉस हो रहा है बॉडी से, कहीं पर एक्सक्रेशन किडनी का प्रॉब्लम है, या कहीं पर ऐसे ड्रग यूज़ करते हैं जो कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं। कुछ डायरेटिक्स ऐसे हैं जो कि कैल्शियम को एक्सक्रीट करते हैं, डायरेटिक्स। कुछ ऐसे सेडेटिव ड्रग्स है, हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, वो कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करते हैं और उसको एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। या फिर बॉडी एब्जॉर्प्शन नहीं करती, डाइट में तो आप लेते हैं लेकिन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है बहुत सारे फैक्टर, जैसे कि विटामिन डी। अब विटामिन डी नहीं होता तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इफ़ेक्ट होते हैं। या फिर बॉडी में फॉस्फेट की लेवल इंक्रीज़ है, जब फॉस्फेट की लेवल इंक्रीज़ होगी तो फॉस्फेट क्या करता है, कैल्शियम को नेगेटिव में कम करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इन दोनों का। तो फॉस्फेट इंक्रीज़ है तो कैल्शियम डिक्रीज़ होंगे, विटामिन डी कम है तो कैल्शियम कम होंगे। आप डाइट में नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम कम होंगे, बॉडी से लॉस इंक्रीज़ है तो कैल्शियम कम होंगे। अब लॉस क्यों हो रहा है, आपको किडनी का प्रॉब्लम है या आप ऐसे ड्रग यूज़ करते हैं जो कि कैल्शियम को एक्सक्रीट करते हैं, ये सारे क्या है, काजेज़ हैं हाइपोकैल्सीमिया के। या कोई ऐसा फीटस जो है या ऐसा कोई बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग हो रही हो, लेकिन उसके ममा जो होती हैं मदर, उनमें कमी है कैल्शियम की, तो अगर उनमें कैल्शियम की कमी है तो वो बच्चा तो दूध के अलावा कुछ और नहीं ले रहा है एज ए डाइट, तो फिर उस बच्चे में भी कैल्शियम की कमी आएगी।
ये काजेज़ हैं। लूप डायरेटिक्स अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, या पैराथायराइड या थायराइड हार्मोन की सर्जरी किसी की हुई हो, मैग्नीशियम लेवल इंक्रीज़ हो, ये सारे वो काजेज़ है जिससे हाइपोकैल्सेमिक स्टेट होगी बॉडी में। ये मैं आपको बता चुका हूँ वो सारी बातें कि अगर विटामिन डी नहीं है, किसी बंदे को डायरिया है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या जीआईटी में मसला है, तो ये सारे वो काजेज़ है जिससे कैल्शियम का लेवल ड्रॉप होगा। साइन एंड सिम्टम क्या? एंजाइटी, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, मसल ट्विचिंग, टेटनिंग, कार्पोपेडल स्पाज्म, फ्रैक्चर्स, डायरिया, ईकेजी चेंजेस। क्योंकि जितनी ब्लड में कमी होगी कैल्शियम की, तो कैल्शियम कहाँ से आ रहा है? बोन से। बोन से आप जितनी फॉस्फोरस और कैल्शियम रिलीज़ कर रहे हैं, तो बोन्स क्या हो रहे हैं? वीक हो रहे हैं। जब बोन्स वीक हो रहे हैं तो वहाँ पर फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होगी। तो ये क्या है? साइन एंड सिम्टम है। ये कैल्शियम के फंक्शन है, कंट्रैक्शन करते हैं। ये हमारे जितनी भी मसल्स कंट्रैक्शन करते हैं, चाहे फिर वो स्मूथ मसल्स हो जीआईटी के, या वेसल्स हो, या फिर वो कार्डियक मसल्स हो, या फिर वो स्केलेटल मसल्स हो, जितनी भी मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये कैल्शियम के इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स की वजह से करते हैं। एक्शन पोटेंशियल भी इसी वजह से है। क्लॉटिंग सिस्टम, उसमें भी कैल्शियम का रोल है। कार्डियक फंक्शन में बता चुका हूँ। इनहिबिट सेल डिस्ट्रक्शन, जब भी सेल नेक्रोसिस की तरफ जाते हैं तो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होता है सेल में, और वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वगैरह जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं इनको डैमेज करते हैं, एक्सोसाइटोसिस स्टार्ट करते हैं, और बाहर से चीज़ें अंदर की तरफ आती हैं और सेल की डिस्ट्रक्शन नेक्रोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये कैल्शियम के बारे में था। आप लोग इसके नॉर्मल रेंज को याद रखें। पैथोजेनेसिस मतलब कि कौन से हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं, तो आप इसको पढ़ें, समझें। जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप क्वेश्चन कर लें, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर मिलेगा उसका। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।